नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं। 2 बजे का समय दिया था, माफ़ी चाहूँगा, 20 मिनट देरी से आया हूं कुछ आवश्यक कारण से। उम्मीद करूँगा जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा आपको इसी वीडियो के टाइटल में मेरा नंबर दिखेगा, जिस पे सीधे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन मेरे पास है, हमारी बात होगी। सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा सवाल हो, सीधे पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा, जैसा कि मैं थोड़ा सा देर से आया हूं, कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, जो लोग भी मुझे कॉल करें। लाइव आने का कारण यही है कि पूरे सप्ताह जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए एक समय मैंने निर्धारित कर रखा है। और हो सकता है बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाए, तो बाद में वीडियो सुन करके भी अगर सेम यही इशू आपके पास है तो उसका आपको समाधान मिल सके। साथ ही आपको बता दूं कि हमारा इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे भी इस वीडियो को अपलोड करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी कमेंट्स करके पूछते हैं कि नंबर नहीं दिख रहा है, तो उनको मैं यही कहता हूं कि हमारा इसी नाम से वर्कर वॉइस .in नाम से ही फेसबुक पेज है, जिससे आप जुड़ जाइए। पोस्ट के माध्यम से संडे को मैं जानकारी दे देता हूँ कि कितने बजे लाइव आऊँगा। जिस समय लाइव आने का समय होता है उस समय आप जुड़े रहेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ अर्जेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं सेम नंबर से, लेकिन सेव करके रखिए। कोशिश कीजिए अन्य दिन कॉल नहीं करने की, इसीलिए कि मैं हो सकता है आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ, लेकिन संडे को जिस समय लाइव रहूँगा बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही आपसे अनुरोध करूँगा कि यूट्यूब चैनल पर जितना भी वीडियो है, हो सकता है आपका जो भी इशू हो, नौकरी से संबंधित हो, सहारा इंडिया से संबंधित हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा मिल गया क्या। तो ये जो सवाल है मेरा उनसे होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो पैसा उसमें फंसा हुआ नहीं है, तो इसकी जानकारी तो मैं दे नहीं पाऊंगा। आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको मिल गया नहीं मिल गया आप बता सकते हैं मुझे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ना तो मैं सहारा इंडिया हूँ और ना ही भारत सरकार हूँ। तो ऐसे में ये सवाल पूछ करके आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मिल गया क्या, तो ऐसे सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा वही लोग लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि घर बैठे उनको पैसा मिल जाए। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत कोशिश की आप लोग को यूनाइट करने की, लेकिन लोग ना तो यूनाइट होना चाहते हैं, ना लड़ना चाहते हैं, ना अपना पैसा के पीछे अपना समय देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग से संपर्क किया, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया इसके बारे में, लेकिन जिनका पैसा है वो जब तक नहीं लड़ेंगे, सड़क पे नहीं उतरेंगे और सरकार के नहीं जगाएंगे सरकार को, क्योंकि सरकार की तरफ से ही आपका पोर्टल वगैरह लॉन्च किया गया था। और शुरू में ही आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नोटिफिकेशन जब नहीं दिया गया है कि बाकी पैसा कब मिलेगा, किस तरह से पैसा मिलेगा, किनको पैसा मिलेगा, और इसके लिए हमने 10 डिमांड 31 जुलाई 2023 को सरकार को खुद भेजा था। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, तो ऐसे में पैसा कैसे मिल पाएगा सभी को? कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि हमने आपको एक उम्मीद जताई है कि 10,000 में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसका 10,000, 20,000, 30,000 मिल गया होगा, लेकिन उसमें भी उनको ब्याज मिला कि नहीं मिला ये उनको भी नहीं पता है। सुनील कुमार जी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून, क्या हमारा इंडिया का पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मेरा पैसा नहीं मिला है, एक और साथी ने लिखा है। देखिए बता रहा हूँ आपको, सोनू कुमार जी ने लिखा है। अब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इसका जवाब तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, जिसको आप वोट देते हैं। सिंपल सी बात है, वोट आप इसीलिए देते हैं ताकि आपकी जो भी समस्या है उस पर सरकार काम करे, आपको समाधान दे। एक कॉल हमारे पास आ गया। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर से बात कराइए जरा। हाँ बताइए, मैं बात कर रहा हूँ। अब तो लाइव है ना? लाइव है तो आपको जो वीडियो देख रहे होंगे ना, तो थोड़ा देर के बाद आपको वहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है? उस फोन से हट जाइए, मेरे से ही बात हो रही है। अच्छा, एक्चुअली हमारा भी पैसा है जी, लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रहा। हालांकि आपके बना करने के बावजूद भी हम लोग जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन तो करा लिए थे। मेरा 8 लाख रुपए जमा। कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बता दीजिए। हम डॉक्टर मनोज बोल रहे हैं। जी, कहाँ से? ललितपुर से। ललितपुर कहाँ हुआ? झांसी में है। झांसी, उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 8 लाख रुपया बहुत मोटा अमाउंट है, और मुझे नहीं पता कि आपने 8 लाख रुपया जमा किया था या आपको 8 लाख मिलना था। 3 लाख रुपया जमा किया था एक बार। अच्छा, तो उसका एजेंट ने कन्वर्ट करके किसी योजना में डाल दिया, FD 5 साल बाद। तो वो 7 लाख का वो बांड हो गया था। तो वो 7.5 लाख के करीब है।
तो मतलब वो बॉन्ड हमारे पास है 7.5 लाख रुपया का, जैसे हमने तो 3 लाख रुपया ही जमा किया था, लेकिन वो कन्वर्ट करके 7.5 लाख रुपया कर दिया था। कहा कि 23 में आपको मिल जाएगा 15 लाख रुपए। अच्छा देखिए, एक बात बता देता हूँ पहले, जिन लोगों को भी पैसा मिला है, चाहे वो 10,000 में एक व्यक्ति हो या जो भी हो, जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने अगर 10,000 रुपया जमा किया होगा ना, और उसके बाद पेपर 10 का 20 का आ गया, 40 का आ गया, 50 का आ गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पैसा शुरू में दिया था वही पैसा लोगों को दिया है। अच्छा, समझ गए? तो ऐसे में आप जो 7 लाख 8 लाख जोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग उतना लेकर के ही खुश हैं, जबकि उनका मेहनत का कमाई था, उतना लेकर के भी खुश हैं। हम तो यही कहेंगे, उसके बाद भी लोग अपना दावा कर रहे हैं कि हमको मिल गया, तो उससे पूछिएगा कि भाई कैसे कितना पैसा जमा किया था, तो आपको यही पता चलेगा। समझ गए? जबकि तो मतलब मूल पैसा मिलेगा, अगर मिलना भी होगा भाई तब नहीं फिर मिलेगा। मिलने का तो आपका जितना होना चाहिए उतना मिलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? मिलने का आप देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने 10,000 जमा किया, और अगर 10,000 रुपया अगर बैंक में भी जमा करते तो जितना इंटरेस्ट चल रहा है 8-10 साल में डबल हो जाता है। ठीक है ना? और कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जब डिसीजन दिया तो 12% इंटरेस्ट की बात की गई थी। अगर आपका 10 साल पहले भी था तो उसके 12% के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। आगे हाँ, तो 12% के कम से कम मिलना चाहिए, जो सरकारी रेट है ना? तो सवाल यह है कि जो कम पैसा दिया जा रहा है, हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ, चूंकि 16 साल हो गया हमारा जमा किया। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, अभी जब 2022 में हमने बोला कि भाई सहारा इंडिया बंद है और आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है, तो पूरे देश में ये मैसेज गया। और जब विद्रोह शुरू होना हो गया तो अमित शाह जी ने तिकरम लगाया और सोचा कि जो कुछ पैसा छिड़क देंगे और लोग शांत हो जाएंगे। समझ गए? तो वही चीज़ हुआ, 5,000 करोड़ आया, पोर्टल लॉन्च किए, हम लोगों को मना करते रहे कि भाई अप्लाई मत कीजिए, पूरा पैसा मांगिए। समझ रहे हैं? तो लोग क्या किए, लाइन में लग गए पैसा लेने के लिए, अप्लाई कर दिया, कुछ पैसे लोग खर्च किए। उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोग के अंदर जो गुस्सा था वो शांत हो गया। समझ रहे हैं? और लोग इसलिए चुप बैठ गए। समझ रहे हैं? तो आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसा सरकार की तरफ से किया गया था, और हमने ये चीज़ लोगों को कहा था कि भाई सबको पैसा नहीं मिल पाएगा, और किसको कैसे मिलेगा इसके बारे में भी सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जारी किया है। अब ऐसे में क्या है कि मिलना तो चाहिए था पूरा पैसा, लेकिन ये लोग क्या हुआ कि 2015 में जब बंद हो जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ही सारा कुछ चल रहा था। तो इसके लिए भैया अब एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। क्योंकि चलिए, जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे वैसा किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, चूँकि देखिए बिहार में अभी हम जो भी प्रयास है अभी शुरू करने वाले हैं, चूँकि विधानसभा चुनाव होना है, और चूँकि मैं खुद यहाँ मोहद्दीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, इस सहारा का सबसे मेन मुद्दा होगा, लोकल मुद्दा साथ में होगा हमारा जो भी यहाँ का है। और सहारा का इसलिए मुद्दा होगा चूँकि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रास्ता दिखाया है कि हम बहुत सारे नेता से मिले, देते हैं सब कुछ, पढ़ते नहीं हैं और ना आवाज़ उठाते हैं। अलग अलग पार्टी के नेता से मेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से हम लगभग हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। तो ऐसे में अब यही है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई नहीं सुन रहा है तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और इसी के लिए मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, और खड़ा होकर के अगर जीत गया तो बिहार विधानसभा के अंदर ये मुद्दा मजबूती से उठेगा। समझ रहे हैं? और अगर एक जगह ऐसा शुरुआत हो गया तो धीरे धीरे वो रास्ता खुलेगा हमारा। समझ रहे हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो चाहे तो पैसा दिला सकती है। लेकिन क्या है, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि जहाँ तहाँ सहारा का ज़मीन है वो आनो पौने दाम में बेच रहा है, और सरकार चुपचाप देख रही है तमाशा। इसका क्या मतलब है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी मिला हुआ था तब ना फर्जीवाड़ा चल रहा था। बिल्कुल। तो इस पे रोक कौन लगाएगा? तो इस पे तो हमको लड़ाई लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा। आप अपने एरिया में नहीं सजग होंगे, नहीं आगे खड़ा होंगे, लोगों को नहीं इन्वाइट करेंगे, तो मैं आकर के आपका लड़ाई तो नहीं लड़ सकता ना। हाँ, हम सब लोग मिल करके लड़ सकते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के लोग जो सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंसा हुआ है, नहीं कम से कम तो 13-14 करोड़ से ज़्यादा है, और 13-14 करोड़ अगर लोग हैं जमा करता हैं तो उनका परिवार का अगर संख्या जोड़िएगा तो 50-60 करोड़ वोटर हैं वो, है ना जी। जबकि आप वोटर हैं और तब भी आप सरकार का तख्ता नहीं पलट कर पा रहे हैं, तो हमारी कमी है ना, हम अपने मुद्दा पे वोट नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है।
हमारा 8 लाख रुपया कम नहीं होता। आज के टाइम में आदमी 5,000 10,000 में बिक जा रहा है। बड़ा बड़ा ऑफिसर अधिकारी 5,000 में बिक जाता है। थाना में जाइएगा FIR के लिए 5,000 रुपया लेता है, वो बिक जाता है। अभी मेरा एक बात हो रहा था बिजली विभाग के DGM से, पता चला 1,000 रुपया मांग रहा है एक सर्टिफिकेट देने का, समझ रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। फिर जब मैंने उससे लड़ा तो फॉर्मेट दिया जो भाई बना लीजिए, तो मुश्किल से 20-25 रुपया में टाइप कर देगा, 1 रुपया में प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। नहीं तो अभी तकरीबन 10 परिवार में 1,000 रुपया लेता तो 10,000 रुपया वो ले लेता। तो जगह जगह पे तो लड़ना पड़ता है। तो आप चलिए, आपका प्रयास है और जी कामयाबी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम कोशिश में हैं। और अभी सहारा के बारे में एक बार फिर से लहर उठाने की ज़रूरत है। पूरे देश में उठेगी लहर। बिहार से हम शुरू करेंगे और पूरे देश तक मैसेज जाएगा। और सरकार का जो कुर्सी है ना, वो हिलाने का काम आप लोग को करना होगा, क्योंकि वोटर आप हैं। केवल मेरे हल्ला करने से नहीं होगा, है कि नहीं। हम तो एक जरिया है, एक माध्यम है। हमने बताया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तभी तो पूरे देश में आवाज़ गई। नहीं तो हमारे एक अकेले की क्या औकात है। ठीक है, ठीक। आप लोगों से यही कहेंगे, जुड़े रहिए, रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा, कोशिश में लगे हैं। ठीक, ओके, नमस्कार। देखिए, अभी जो फेसबुक वगैरह में कमेंट्स वगैरह में जो लिख रहे हैं, जो हमारा इतना मिल गया उतना मिल गया, तो सिंपल सी बात है। अरे भैया, मिल गया तो आप चुप रहो, आपको मिल गया, खुशी की बात है। लेकिन आप हमें क्या दिखा रहे हो कि हमें नहीं मिला, ऐसा आप जताने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादातर लोग का प्रोफाइल में चेक करता हूं तो या तो प्रोफाइल लॉक है, और या फिर कहीं ना कहीं उसमें आपको सहारा श्री का गुणगान लिखा होगा, सहारा इंडिया वाला का फोटो लगा होगा, उस सहारा वाला वर्दी आप देखिएगा, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वो एजेंट है। तो ये एजेंट ही हैं जो हमसे मज़ा ले रहे हैं। मज़ा क्या ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई पैसा ले लिया, देख लिया, तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सुब्रत राय कहाँ गए, वो सरकार भी नहीं बता पा रही। हमने तो RT वगैरह भी लगाया था। लेकिन सवाल यह है कि सुब्रत राय अगर भाग गए होंगे या मर भी गए होंगे, सपोज कीजिए, तो भैया आप ये बताओ, अपने जो एजेंट हो वो अपने आस पड़ोस अपने रिश्तेदार को आपने पैसा फंसाया, और ऐसे करके आप मजाक उड़ाओगे, तो क्या आप रह पाओगे? आसानी से तो नहीं रह पाओगे। जिनका आपने पैसा ठगवा दिया है वो कहीं ना कहीं आपको घेरेंगे। आने वाले समय में जो हम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें जो कानून बना हुआ है उसके लपेटे में आप भी आओगे। क्योंकि ये लड़ाई जब शुरू होती है तो भले ही हम धीरे धीरे चल रहे हों, लेकिन रुके नहीं हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। और जब तक हम रुके नहीं हैं तब तक आप ये मत समझिए कि लड़ाई बंद है। कल को अगर हम जीत जाते हैं ना, तो समझिए एक हमारे एक मुकाम हासिल हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक को रगड़ देंगे। जो भी इस फर्जीवाड़ा को किया होगा, इस बात को जान लीजिए, जिसने भी किया होगा। और जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आ रही है, जो DM उस चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं करके, उस आदेश पे कार्रवाई नहीं करके उस फाइल को दबा दे रहा है, वो DM बच जाएगा क्या? इस बात को नोट कर लीजिए। डरने उड़ने वाले हैं नहीं, और लगातार हम लड़ते रहेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। पैसा आपका है, चाहे वो सड़क से लेकर के सोशल मीडिया हो, संसद हो, जहाँ भी हो, जिस नेता के माध्यम से भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग का सहयोग हो नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग कम से कम लोगों को जागरूक करना शुरू कीजिए। 50 करोड़ वोटर हैं हम। सहारा इंडिया जमाकर्ता कम नहीं है, 50 करोड़। समझते हैं 50 करोड़ कितना होता है? अगर 1-1 रुपया भी कल को अगर यूनाइट होगा, 1-1 रुपया भी निकालिएगा, तो एक बार में 50 करोड़, पूरा देश से लोग 50 करोड़ खर्चा करके दिल्ली पर चढ़ाई कर देगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अपनी ताकत को लोग नहीं पहचान पाए। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं लोग अपनी ताकत को पहचाने। आप कम नहीं हैं, 50 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। अब मैंने कहा ना, 1-1 रुपया निकालिएगा 50 करोड़ हो जाएगा। अब ये देखिए, अमित शाह जी ने जो पोर्टल आया, उस पर कितने करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। एक व्यक्ति से अगर 100 रुपया लिया गया तो कितना करोड़ रुपया खर्च करवा दिया गया, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। जितना आप अप्लाई में पैसा खर्च कर दिए, उतना पैसा से तो हम दिल्ली घेर लेते। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राजन कुमार जी ने लिखा है, सर हम लोगों को कैसे मिलेगा पैसा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हो चुके हैं, दुकान के पैसा जमा किया। देखिए सर, एक बात बता रहा हूँ, पैसा कैसे मिलेगा इसका बहुत आसान तरीका था। हमने एक लेटर बनाया था, प्रधानमंत्री को भेजा था। जब सारा रास्ता बंद हो गया था तो हमने एक लेटर भेजा था और कहा था कि वोट का चोट करेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने वोट का चोट किया, ये बात आप आसपास में पता कीजिए, कितने लोगों ने वोट का चोट किया। अभी भी लोग क्या है ना, धर्म जाति के नाम पर
सही चीज़ को ना चुन करके गलत चीज़ को चुन लेते हैं। अब चोर गुंडा को चुनिएगा तो आपके लिए वो काम करेगा, आपके लिए वो न्याय करेगा? कभी नहीं करेगा। कभी आप ईमानदार को वोट दीजिए, अपने क्षेत्र से जिताइए, जो आपके लिए काम करता हो उसको जिताइए, तभी तो कुछ होगा। पता चला कि वो फलाना आदमी क्रिमिनल था, उसको आप वोट दे दिए, उससे क्या होगा? जब वो कुर्सी पर बैठेगा तो थाना उसके हाथ में रहेगा। वो जो क्राइम करेगा कानूनी तरीका से करेगा, आपको जो लूटेगा कानूनी तरीका से, आप डर के मारे उसके सामने जा भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग को चुनने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। तो आप गलत चुनिएगा तो गलत आप ही के ऊपर चलेगा, सही को चुनिएगा तो आपके लिए काम करेगा। तो इसके लिए आपने अपना बेस खराब कर लिया है। मतलब जिसको आप भेजते हैं नेता उता को जिता करके, वहाँ एसी में रहता है, आपके लिए उसको क्या क्या सुविधाएं ना सरकार देती है, लेकिन वो काम क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। वो क्या करता है? थाना से मिल करके दलाली खाना शुरू कर देता है, सड़क में कमीशन खाना शुरू कर देता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी। सर, मेरा भी सहारा में कम से कम 15 लाख रुपया फंसा हुआ है। 15-20 लाख? थोड़ा तेज बोलिएगा सर। हाँ, 15-20 लाख रुपया सर। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम इस तरह विजय कुमार चौधरी पड़ेगा और इस तरह दोनों लोग बोलते हैं। जी जी जी। हाँ विजय जी, तो ये बताइए आपने आवेदन किया था क्या? सर, मैंने पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है, इसके लिए कि आपका मैं शुरू से ही प्रोग्राम देखता हूँ। जी जी। और पोर्टल पर करने से क्या फायदा जब 10,000 रुपया ही मिलेगा और वो भी 100% में एक ही आदमी को मिल रहा है। जी जी। डालने से कोई फायदा नहीं समझ में आपको आया? नहीं, हमको एक बात आपसे जानना है, आपके एरिया में कितने व्यक्ति को पैसा मिला है? किसी को नहीं मिला, हमारे एरिया में तो किसी को नहीं मिला। अब देखिए वही बात है ना, सोशल मीडिया में जो लिख देता है कि हमको इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, उससे लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब टोटल अफवाह है, किसी को नहीं। हम लोग तो इधर चौसा प्रखंड में कोई किसी को नहीं मिला है, बक्सर में भी किसी को नहीं मिला। हम लोग को जानने तक किसी को नहीं मिला। जी जी। हमारे गाँव में ऐसे व्यक्ति है कि करोड़ों करोड़ रुपया सहारा में इन्वेस्ट किया। देखिए सबसे बड़ी बात है, लोगों का सहारा में पैसा है, इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिनका पैसा है वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा आपके गांव में जितने लोग हैं, जितना पैसा फंसा हुआ है, नेता उता एमपी को कभी घेरे हैं कभी? नहीं सर। हाँ, बक्सर में हम लोग डीएम साहब का आवेदन दिए थे। हाँ। वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और आपके द्वारा जो दिल्ली में जो भेजना था पत्र, वो भी हम लोग भेजे हैं। जी न, तो वो भेजे हैं, उसी से तो 5,000 करोड़ वाला बात आया है, समझ गए? वो जो पहले हम लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजे थे, ये जो 5,000 करोड़ जो आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वही सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो कंप्लेन भेजा है उसी के आधार पे आया है, समझ रहे हैं? लेकिन अमित शाह जी ने उसमें, चूंकि इलेक्शन था इसलिए इन्होंने गड़बड़ सरवर कर दिया और उसको ट्रांसपेरेंट तरीका से लोगों को देना था, और वो ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया ही नहीं इन्होंने। यहाँ तक कि जो जज साहब हैं जिनको 15 लाख रुपया महीना मिलना था, उनका भी पता उता कुछ नहीं दिया उस पर, कि भाई उस कमेटी को हम कहाँ कंप्लेन करें, ठीक है? और आपको कंप्लेन भी करते होंगे तो आपको पता नहीं चलता हो कि भाई किसको कंप्लेन करें। अगर जो लोग अप्लाई किए होंगे उनको भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। तो ट्रांसपेरेंट तरीका तो कोई हुआ नहीं। और तो और आप ये देखिएगा, किसी को अगर 10,000 रुपया मिला भी तो किस आधार पे वो मिला 10,000, ये भी मुश्किल है, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके लिए आपके यहाँ जो एमपी हैं, जीत करके गए हैं अभी इलेक्शन में, तो आप लोग क्यों नहीं इतना जब पैसा है तो एमपी साहब आते हैं तो उनको क्यों नहीं घेरते हैं और पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए। विपक्ष में कोई सुनने वाला नहीं है। सहारा मुद्दे पर हम लोग की तरफ से आरा से जो सांसद सुदामा सिंह हो तो आवाज उठाए थे। वो तो कह रहे हैं कि जे इससे मिलना चाहिए, क्या कहते हैं, एजेंट के माध्यम से मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन एजेंट के माध्यम से कहाँ से हो रहा है? अरे अब ये बताइए ना, एजेंट के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा तो आप तक पैसा पहुंच पाएगा? सो बताइए। नहीं। और सुदामा जी देखिए, अभी क्या है, आपका सोसाइटी में पैसा फंसा हुआ है, समझ रहे हैं? आपका पैसा अभी सोसाइटी में फंसा रखा है, मतलब कागज बदल के सोसाइटी में दिखा दिया, ठीक है? तो सुदामा प्रसाद जी से तो हम इतना भी रिक्वेस्ट किए कि भाई हमको समय दीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, जबकि वो हमको समय नहीं दिए, ठीक है? और जहाँ तहाँ एजेंट के मीटिंग में जाकर के बोलते हैं कि एजेंट के माध्यम से पैसा मिलना चाहिए, जबकि जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसमें एजेंट कुछ होता ही नहीं है, समझ गए? तो पता नहीं बिना सर पैर के वो ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया में तने आने के लिए, छाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इससे हम लोगों को थोड़ा सा बहला लेंगे, हमें कुछ एजेंट सपोर्ट कर देंगे, बस यही वो सोचते हैं और कुछ नहीं। या तो हो सकता है उनके परिवार से कोई एजेंट होगा, तो उनको ये बात बताइए कि भाई आप ये बताइए ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंट होता है क्या, उनसे पूछिए जा करके। ठीक है, जी जी। अभी हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रयास सफल हुआ, नया प्रयास करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, भाई कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जी बिल्कुल, अभी हम बिहार में अभी शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आपको डीएम के थ्रू जो आप चिट्ठी भेजे होंगे, जी जी। तो डीएम ने कोई जवाब नहीं दिया, आप एक बार पता कीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं दिया सर। ठीक है, तो हम एक फॉर्मेट बनाते हैं बिहार के लिए, समझ गए। जी। और एक वित्त विभाग है, समझ गए, तो वित्त विभाग के पास एक है बीपीआईडी एक्ट, बीपीआईडी एक्ट, समझ गए। उसके माध्यम से वो पैसा दिला सकते हैं डीएम के थ्रू। एक फॉर्मेट बना करके हम वो लोगों को देते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग जितना ज़्यादा भेज सकें, और हाँ उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ इस पर जब होगा तभी कुछ समझ में आएगा सर। हाँ, कम से कम देखिए, कम से कम अगर लोग चिट्ठी का बाढ़ लगा देंगे ना, तो सरकार सदमे में आ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन है अभी। ठीक है, इसी का हमको उपयोग करना है, और ऐसा करके हमारे पास कई चिट्ठी है, हमने बना रखा है, नीतीश कुमार जी को भी देंगे अभी, और हम मुहिम शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का सरकार तक जाए, और कम से कम जो वोट मांगने आए ना, वो सबको घेरना होगा सबको, तभी जा कर के कुछ होगा। जब गली गली में लोग घेरना शुरू करेंगे ना, उनके जीते हुए हारे हुए जो भी हैं उसको, जो भाई तुम लोग क्यों नहीं हमारे मुद्दे पर लड़ते हो या बोलते हो, तब जा करके कहीं ना कहीं लहर उठेगा, और तभी जाकर कुछ होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है, प्रणाम। तो दोस्तों, अभी जैसा कि एक और कॉल आ गया। हेलो जी, सर वर्कर बॉय से बोल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ सर, देहरादून। हाँ, शिव कुमार जी बोलिए। हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपको पहले भी काफी बार ट्राई करा, लेकिन आज लगा किस्मत से। जी जी। हेलो। हाँ बोलिए। थोड़ा मुझे ना, मेरा सीजीआईटी राउत रेवेन्यू कोर्ट में मेरा केस चल रहा है सर। अच्छा, देहरादून का? हाँ जी, हाँ जी, देहरादून का है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा। हाँ जी, तो सर मेरा मतलब हम लोग जैसे डेली बेसिस में मैंने 7 साल काम किया सर जी। तो हमारा उसी संबंध में मेरा सीजीआईटी दिल्ली कोर्ट नंबर 2 में केस है। अच्छा, 2 में है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मुझे थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी, ये थोड़ा एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन इस पर जल्दी से वर्कर जो है ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सर ये है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग सीजीआईटी में, जैसे हम लेबर कमीशन में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है, तो उसके बाद वो सीजीआईटी को हैंडओवर कर दिया जाता है। फिर वहाँ हमारी सुनवाई चलती। अभी मेरा केस सर आर्ग्यूमेंट पे है, और मेरे साथ के 2-3 मेरे कलीग ऐसे हैं जिनका वहां से ऑर्डर हो चुका है। हाँ जी, कुछ देहरादून के, कुछ मेरठ के, सहारनपुर के। तो सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे सीजीआईटी ऑर्डर कर देता है, अवार्ड पास होने के बाद अवार्ड की जो कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी आने में वर्कमैन को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सर इसमें क्या होता है, जैसे छोटे प्राइवेट कंपनी होगी वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो वर्कमैन को लटकाना चाहता है, वो सीजीआईटी के अवार्ड और ऑर्डर को हल्के में लेता है, मैंने जहां तक देखा है। क्योंकि वो उसको मानते नहीं है। वो क्या, वर्कमैन खुश हो जाता है कि यार मेरा ऑर्डर हो गया है, और अब मुझे जो भी बेनिफिट मिलना है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर किया उसको मानेगा। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसको डायरेक्ट फिर वो हाई कोर्ट अपील करता है। एक्चुअली मेरे साथ के लोगों में ऐसा हुआ है, मतलब डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है उनका, और वर्कमैन को वो कोई नोटिस भी नहीं जारी करवाते हैं कि भाई वर्कमैन को पता चले कि हाँ भाई आपके खिलाफ हम इस सीजीआईटी का अवार्ड के अगेंस्ट हमने अपील कर दी है। वो बेचारा जब कोई इधर उधर से पता चलता है, भागदौड़ करता है, तो जब जाके वो थोड़ा भाग, इतने में वहां पे हाई कोर्ट में अपील हो जाती है, तो उसकी 2-3 हियरिंग हो जाती है। तो वर्कमैन क्या होता है, वो बेचारा पहले तो
डिपार्टमेंट से खत्म हो जाता है कि यार उसकी नौकरी छूट गई या हटा दी, उसको इलीगल टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद 8-9 साल सीजीआईटी में धक्के खाता है वो। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जब चलता है, फिर सबसे पहले उसको यही बताना पड़ता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम थी, मेरे पास नोटिस नहीं पहुंचा, मुझे वकील को कुछ नहीं पता। ये सर अब आपको मेरे से ज्यादा पता है कि हाई कोर्ट के भी लंबे केस चलते हैं। तो सर ऐसा कोई तरीका है कि जैसे अगर वर्कमैन सीजीआईटी से वो ऑर्डर हो जाता है, क्या वो हाई कोर्ट में कोई अपील कर सकता है कि सर अगर डिपार्टमेंट आए तो पहले उसका पक्ष सुना जाए या उसको नोटिस दिया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, इसके लिए कैविएट फाइल कर सकते हैं पहले से आप। ठीक है जी सर। जैसे ही आपके पक्ष में ऑर्डर होता है ना, ठीक है, जी सर। तो आप क्या कीजिए, जल्द से उसको कैविएट फाइल कर दीजिए, नोट कर लीजिए, कैविएट बोला जाता है उसको। अच्छा, कैविएट अपील सर। हाँ वो आप लगा दीजिएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कोर्ट नोटिस करेगा, आपको बुला करके ही उसको सुनेगा, समझ रहे हैं? हाँ जी सर। आपको बिना बुलाए नहीं सुनेगा, आपको आप ऑटोमेटिक मेल मैसेज इस तरह से आ जाएगा आपको। हाँ जी सर। मेरा भी सर नौकरी का केस है, आपको शायद पता होगा। हम लोग सर डेली बेसिस में काम कर रहे थे एसबीआई में ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और हमारे जैसे बड़ी शाखाओं में भी ऑलरेडी काफी बंदे एसबीआई में पुराने वर्कर्स हैं जो पार्ट टाइम में थे और डेली बेसिस में दफ्तरी में स्वीपर में काम कर रहे थे। और आपको शायद सर पता ही होगा जो 2017 में गवर्नमेंट ने बैंकिंग में मर्ज कर रहे हैं बैंक, तो उसके अंदर जो एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक थे, 7 बैंक थे, 2 तो पहले ही हो गए थे मर्ज। 5 बैंक इन्होंने सर 2017 में जो संविधान में उनको भी मर्ज कर दिया सर। जी जी जी। तो जो हमारे एसोसिएट बैंक है उन्होंने ये शर्त रखी थी एसबीआई के सामने कि जो हमारे डेली वेजेस के कर्मचारी हैं आप उनको पूर्ण वेतन में समायोजित करेंगे। तो उन्होंने माना इस बात को। अब सर हमारे साथ ये हुआ है कि जब 2017 में तो सर एक मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर से जो हमारा मतलब भर्ती विभाग देखता है, आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है कि भाई ठीक है हम इनको नौकरी देंगे, जो भी इनके अंतकालीन पूर्ण खाली कि भाई जो इनके डिलीवरी स्टाफ है हम उनको फुल पे करेंगे। अब सर इन्होंने क्या काम करा, जो एसबीआई का अपना पर्सनल स्टाफ है इनको उन्होंने तो सर कूलर में आया था, जो भी ऊंच नीच करके इन्होंने 1726 कर्मचारी एसबीआई को वो बनाया लिस्ट की, 1726 कर्मचारी पूरे ऑल इंडिया सर्कल में कि भाई 1726 कर्मचारी हैं, चाहे उनसे कोई भी काम लो, और अब उनको मतलब हम जर्नल अटेंडेंट बोलेंगे और वो अपने डेजिग्नेशन के साथ और ब्रांचेस में भी मतलब ब्रांच का जो और भी छोटे मोटे काम होगा वो भी करेंगे, तो इनको फुल पे कर दिया जाए। तो सर वो स्केल 4 से लेकर डीजीएम एलएच और छोटी ब्रांच तक भी वो सर्कुलर सब जगह पहुंचे। अब सर इन्होंने क्या करा, जैसे ही वो सर्कुलर आया है यहाँ भी मतलब हर स्टेट में होगा, मुझे तो खैर अपने उत्तराखंड का पता है और अपने देहरादून का पता है सर, जो हम ऑलरेडी एसबीआई के जो सालों से काम कर रहे हैं, जो 94 और 95 से लगे हुए, हमें तो उन्होंने दरकिनार कर दिया। और जो बाहर से आए, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई पटियाला, इनके जो कर्मचारी थे उनको सर फुल पे कर दिया है। तो आप लोग को कितना देते हैं अभी? हमें तो सर 1/3 में, तो ये आपको मैं बताऊंगा जो सर्कुलर के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो पार्ट टाइम कर्मी होता है जिसके 1 से 3 घंटा काम लेते हैं तो उसको तो सर 1035 रुपए है पर मंथ, और जिससे 3 से 6 घंटा काम लेंगे सर उसको 1440 रुपए। अच्छा, मतलब सर वो तनख्वाह की बात नहीं है, बात ये है कि जो बाहर से ये उनको जो एसबीआई में जो मर्जिंग के जो बाहर के कर्मचारी हैं, वो चाहे 2 महीने पहले लगा हो या 6 महीने पहले लगा, उसको तो इन्होंने फुल पे कर दिया। मतलब फ्री टाइम चूज पॉलिसी अपनाई है सर। नहीं देखिए, काम अगर दोनों का सेम है, काम सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, तो इसके लिए आप इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए कर सकते हैं। डिप्टी लेबर कमिश्नर जो होते हैं ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं। नहीं सर, वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, वो तो एक अलग चीज होगी। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे बैंक के जो कर्मचारी थे जो ऑलरेडी एसबीआई में काम कर रहे थे, उनको तो इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी थोड़ी बहुत 5000 या ऊपर जोनल ऑफिस में बातचीत रखी है उसको तो रखा है, तो ब्रांच मैनेजर ने बोले भाई हटाओ उनको। मतलब जो पर्सनल डेली वेज है उन्हें तो इन्होंने तरह का मतलब दुर्व्यवहार करा। और जो
ऑलरेडी जो मर्ज के बाद परमानेंट करने के लिए उनको इन्होंने परमानेंट कर दिया, चाहे उसको काम करते हैं 6 महीने क्यों ना हो ब्रांच में। तो फिर क्या मैं आरटीआई डाल सकता ब्रांच में कि भाई आपने किस बेस पे 17 से 26 कर्मचारी परमानेंट करें। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आरटीआई में आप क्यों किया, कैसे किया, सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बल्कि रिकॉर्ड मैं डाल सकता। हाँ, रिकॉर्ड मांग सकते हैं आप केवल। हाँ जी, मतलब इस लेवल पे कि मैं उसमें क्या क्यों ये नहीं तो पूछ सकता। हाँ, रिकॉर्ड मांग सकते हैं। और उसके बेस पे अब देखिए किसी को कर दिया तो उसके आधार पे आप भी केस लगा करके, अगर नहीं कर रहा है, नहीं मैनेजमेंट सुन रहा है, तो आपके लिए केस के माध्यम से आप उसको करा सकते हैं उस बेस पे कि भाई देखिए ये लोग बाद में काम कर रहे थे, हम ज़्यादा पुराना है और हमको भी किया जाना चाहिए। आप कल को जीत जाइएगा तो पीछे से जोड़ करके आपको मिलेगा जहाँ से आपको गड़बड़ किया है इन्होंने। जी सर, ठीक है। अभी सर जो मेरे साथ के वर्कर जो काम करने वाले हैं वो बेचारे कुछ में लेडी से हैं जिनको 20-20 साल हो गए काम करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही। वो बेचारे अभी इसी उम्मीद में बैठ कि हमारा रिकॉर्ड ऊपर भेजा होगा। और जो बंदे, क्योंकि अभी मेरे और भी यहाँ पे देहरादून के अंदर और भी एसबीआई ब्रांच है जहाँ मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के हैं, भाई साहब लोग भी हैं और भी हैं, वो बताते हैं, कह रहा यार जब से अर्जर हुआ ना 2017 में, कह रहा 6-6 महीने के वर्कर जो दूसरी ब्रांच में काम होता है वो आते हैं यहाँ पे फुल पे करती। तो मतलब ये हुआ तो मतलब वही ना सर, पिक एंड चूज पॉलिसी बनाई। देखिए वो हर मैनेजमेंट में है। हाँ जी सर, जितना भी मैनेजमेंट है ना, और जो अधिकारी बैठे होते हैं ना, समझ गए, उनकी जो चमड़ी होती है ना बहुत मोटी होती है, उनको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है और उन्हीं की वजह से ये सब होता है। उनको तो ये लगता है कि हमारा तो वेतन आ रहा है, हमको क्या मतलब है किसी को, प्यून को या फिर किसी कदार को पैसा मिले ना मिले, समझ रहे हैं। जी सर। तो अब वो छोड़िए ना, आप तो उनके स्टाफ हैं जिसके बेस पे वो खा रहे हैं, उनके बच्चे पल रहे हैं, कस्टमर, उसके साथ तो सही व्यवहार नहीं करते हैं। जी जी सर। उनके साथ जब देखिए मैंने कोई आप दुकान खोलते हैं तो ग्राहक के साथ कितना अच्छा से पेश आते हैं, कहते हैं ग्राहक हमारा देवता है। आपके एसबीआई में भी लिखा होता है ये बात, है कि नहीं। लेकिन जब ग्राहक के साथ वो ऐसे पेश आ रहे हैं, कल को प्राइवेट कर देगा अगर सरकार तो उनकी भी नौकरी चली जाएगी ना। अभी देख रहे होंगे वीआरएस सिस्टम के थ्रू बहुत जगह जो प्राइवेटाइज किया गया, बहुत को बाहर कर दिया गया। जी सर। तो पहले क्या करते हैं, उनसे आपके ऊपर टॉर्चर करवाएंगे, फिर बाद में उनको ये होगा। तो ये तो चलते रहता है कंपनी के अंदर। लेकिन कर्मचारी में अगर यूनिटी हो ना तो ये सब थोड़ा सा कम किया जा सकता है। शोषण, यूनिटी नहीं होती है आजकल। हाँ, यूनिटी नहीं है। वीडियो हर उसमें मैं आपका काफी टाइम से वीडियो देखता हूँ और मुझे मतलब और भी जैसे वर्कर के बारे में, लेकिन आपका चैनल बहुत अच्छे से समझाता है। मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे हर चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना सर, जो बंदे ऑलरेडी देखो सर जिनको कानून का थोड़ा बहुत नॉलेज है वही वर्कर कोर्ट में जाने की हिम्मत करता है सर जी। अदरवाइज तो बाकी लोग तो कोर्ट का नाम सुनते ही जाते हैं, यार यार छोड़ो, कौन दिल्ली जाएगा, कौन नैनीताल जाएगा, कौन इलाहाबाद जाएगा, छोड़ो यार कौन सा सिखाए। जी जी जी। तो मैं सर ये बोलूंगा आप कुछ वीडियो इस पर बताए, जैसे अगर वर्क में, क्योंकि सर वर्क में को उनकी नॉलेज होती है सर। जी जी जी। वो तो अपने वकील को हायर करता है, अगर वकील अच्छा मिल गया तो उसको बिल्कुल सिरे तक पता है केस उसका, नहीं तो वो धक्के खाते रह जाते हैं, भाई ऑर्डर हो गया अब क्या होगा। थोड़ा ना इस पे वीडियो बनाया करें कि भाई अगर आप सीजीआईटी से आपका ऑर्डर हो जाता है या जो भी एक ऑर्डर होता है उसके बाद वर्कमैन को क्या करना चाहिए, ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ गया वो। जी जी। मैंने इतने केस ऐसे देखे हैं, वर्कमैन जीत गया, ऑर्डर मिल गया, वो बेचारा फिर भी धक्के खा रहा है। ना मैं आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरे पास होता क्या है, जिस तरह का सवाल आता है ना, आपने मुझे सुझाव दिया, इस पर भी मैं बनाऊंगा। क्योंकि मैं खुद हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ, सीजीआईटी से मैं जीत गया हूँ और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूँ अभी। और मैं तो बीच में वकील मैंने रखा था, शुरू में वकील से कुछ मिस्टेक हो गया समझिए, जिस कारण से भी हो, तो फिर मैंने वकील हटाया, मैं खुद से लड़ रहा था। और अभी चूँकि यहाँ अपने गाँव में आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, सहारा मैटर है, हमारे लोकल मैटर है, तो यहाँ पे आया हूँ। तो बीच में वकील हायर कर लिया हूँ, चूँकि डेट वगैरह वो देखेंगे। अभी मैं फिर दिल्ली गया था, दिल्ली से फिर अभी 2-3 दिन पहले यहाँ आया हूँ। तो देखिए पब्लिक का मुद्दा, वर्कर का मुद्दा मेरे से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता है। मैं खुद ऐसे समय में आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ सर। और अभी सर मेरे भी हेयरिंग है, बल्कि मैं आपको बता मेरी हेयरिंग है उसी में राउत कोर्ट में जी। अभी जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है ना, एक नंबर का बकवास आदमी है, समझ गए। मोंटी मैम थे। हाँ मैं, अरे उन्होंने ही मेरा अवार्ड पास किया था, ठीक है।
हाँ जी सर, वो मेरा केस सर उसी में 208 नंबर में था, लेकिन वो मेरा ऑर्डर होते होते ही वो उनका रिटायरमेंट आ गया। अभी तो अतुल कुमार गर्ग बैठ रहे हैं। बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी। वो किसी का ऑर्डर नहीं लिखता है, और मैं तो यही आपको कहूँगा कि उसके टाइम में ऑर्डर मत लिखवाइए, और लिखेगा भी नहीं वो। हाँ वो तो होगा ही। तो सर आपने मुझे ये मेरा जो सजेशन था, मैं भी थोड़ा घबराया हुआ था कि अगर ऑर्डर होता है भाई तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। आजकल तो देखिए, आजकल तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो ऑनलाइन कैसे खुद से कैविएट वगैरह फाइल करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। समझ गए? अच्छा सुझाव आपने दिया, इसके ऊपर भी बनाऊंगा। ठीक है, अवार्ड को कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। हाँ जी सर, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन करा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो संडे को इसीलिए लाइव आता हूँ ना, जो कुछ लोग से मैं बात कर सकूँ। समझ रहे हैं? ताकि मुझे भी तो आप ही लोग के थ्रू क्या इशू आ रहा है वो पता चलता है, मैं लोगों से मिलता भी हूँ। ठीक है ना? कभी दिल्ली आइएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो जरूर मिलूंगा आपसे। ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, नंबर आपके पास पहुंच गया है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं अगले संडे को मिलूंगा फिर से, क्योंकि अभी मुझे जाना है सफाई कर्मचारियों के मीटिंग के लिए। अभी सफाई कर्मचारी हमारे पंचायत में काम कर रहे थे, उनको बिहार सरकार के द्वारा मात्र 3,000 रुपया दिया जा रहा था। ऐसे में हम एक मीटिंग वो कर रहे थे, मैं उधर से गुजर रहा था, उनसे बातचीत किया, उन्होंने मीटिंग में मुझे इनवाइट किया, उनका इशू पता चला। उसके बाद एक मीटिंग मैंने अपने तरफ से उन सभी लोगों को बुला करके रखा। उसमें हमने फैसला लिया कि हम जो यहाँ प्रखंड कार्यालय है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनका घेराव करेंगे और सरकार तक मांग भेजेंगे। और सरकार तक हमने मांग भेजा था, जिसमें एक जो मांग था न्यूनतम वेतन का। हालांकि बिहार के अंदर 10,000 प्लस न्यूनतम वेतन है और उनको दिया जा रहा था मात्र 3,000। अभी मेरे पास लेबर विभाग से फ़ोन आया और कहा गया कि हम जो सरकार के तरफ से हमें ये आया है कि भाई न्यूनतम वेतन का इनका मैटर आगे किया जाए। कहने का मतलब उनसे बयान वगैरह होगा, उसके बाद नोटिस किया जाएगा जो भी कंसर्न अथॉरिटी होंगे, और उसके बाद जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर पैसा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। कहने का मतलब 3,000 रुपये मिल रहा था, मान लीजिए 10,000 अगर न्यूनतम वेतन है तो 7,000 पीछे का जोड़ करके मिलेगा और साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और इसी के लिए हमने आज मीटिंग रखा है। उन लोगों को क्या क्या वहाँ पर डॉक्यूमेंट पेश करने हैं वो सारी जानकारी हम उनको देंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारे एरिया के अभी आ रहे हैं, केवल सहारा इंडिया ही मुद्दा नहीं है, सहारा इंडिया सबसे पहला मुद्दा है। चूँकि आप भले ही सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हो, किसान के रूप में हो, आप बैंक में हो, आप ऑफिस में हो, कहाँ हो, उससे कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति का सहारा में पैसा है। इसीलिए सहारा का चूँकि हमने शुरू किया है तो हम इसको अंत भी करेंगे। जिस भी मामले को शुरू करते हैं हम कोशिश करते हैं उसको अंत तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इधर एक बच्चा पिछले तकरीबन 7 महीने से गायब था। मात्र 7 से 15 दिन का हमने प्रयास किया और बच्चा को जिसने रख रखा था उतने दिनों से उसने छोड़ दिया, बच्चा घर पहुंच गया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। ऐसे ही हम जो भी मुद्दा आता है, हो सकता है कोई मुद्दा 4 दिन में हल हो जाए, कोई मुद्दा 100 दिन लगे, कोई मुद्दा 5 साल लगे, कोई मुद्दा 10 साल लगे, लेकिन जो भी मुद्दा आता है हम कंटिन्यू उस पर काम करते रहते हैं। धीरे धीरे काम करें या तेज़ी से काम करें, करते रहेंगे। जितना हमारे पास शक्ति होगी उसके हिसाब से हम लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगले संडे को फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।